वह मेरी बराबर में सो रहा था, जिसके साथ मुझे रात गुजारने के लिए भेजा गया था। मेरे पास यह एक अच्छा मौका था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। दिल में एक दस्तक भी थी कि वह काम इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह सोचा कि अब मैं इन लोगों का विश्वास जीत चुकी हूँ, इसलिए मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई। मैंने उस आदमी को रात को शराब कुछ ज़्यादा ही पिला दी थी, इसलिए मुझे उस आदमी के जाग जाने की फिक्र नहीं थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर हाउस में आ गई। वहाँ आदमी यहाँ अकेला ही रहता था। वह एक अपार्टमेंट था जहाँ उसका छोटा सा फ्लैट था, इसलिए मेरा वहाँ से निकल जाना मुश्किल नहीं था। मैं कई बार पहले भी यहाँ से आदमी के साथ आ चुकी थी, इसलिए मुझ पर शक नहीं किया जा सकता था। इस बार भाग जाऊंगी क्योंकि मैंने जज्बात की बजाय अब अंकल से काम लिया था। इस बार मैंने सोच समझकर पूरा प्लान बनाया था। मैं एक जिस्म बेचने वाली औरत थी। मुझे 15 साल की उम्र में मेरे सौतेले बाप ने बेच दिया था। मुझे खरीदने वाले एक तफाक औरत थी जो मुझसे जिस्म बेचने का काम करवाती थी। पहली बार जब मैंने कोठा देखा तो पूरी बुरी तरह से घबरा गई थी। मुंबई में छोटी छोटी तंग गलियों जिसमें बनी टूटी फूटी सख्ता इमारतें में घुंघरालू और गानों की आवाजें आ रही थी। मेरे सौतेले बाप ने मेरा हाथ कस के पकड़ रखा था और लगातार रोए जा रही थी। मेरे माँ बाप के मरते ही मेरे सौतेले बाप ने मुझे दूसरे दिन ही उस औरत के हाथ तो बेच दिया। मैंने जाने से इनकार किया तो मेरे बाप ने एक जोरदार तमाचा मारा मेरे मुंह पर और उस औरत के हवाले कर दिया। बस के 3 घंटे के सफ़र के बाद मुंबई के कमाठीकापुर एरिया में पहुंच गई। यहाँ की पुरानी सी 2 मंजिले इमारतों को देखकर मुझ पर घबराहट की तारी हुई थी। मैंने अपना दुपट्टा सलीके से ओढ़ रखा था, लेकिन वहां से गुजरने वालों की नजरें इस कदर गंदी थी कि मुझे उलझन सी होने लगी थी। एक तो तंग गलियां, उनमें से मोतियों और गुलाबों के हार, और गुजरने दुकान जिस पर परफ्यूम की शीशियां भी रखी हुई थी। कहीं पान की दुकानें और दीवारों पर लाल पिचकारियों के निशान थे। दीवार पर असल रंग की खत्म हो चुका था। मैं पुरानी सी इमारत की तंग सीढ़ियों में चढ़ती हुई एक बड़े से आंगन में पहुंच गई थी। यहाँ सफेद चांदनियां बिखरी हुई थी। चारों तरफ गोल गोल तकियां रखे हुए थे। एक तरफ 2 बड़ी उम्र के व्यक्तिगत हारमोनियम और ढोलक रखे थे। सफेद कुर्ते पजामा पहने मुंह पान दबाए दबाकर बैठे थे। एक तरफ सख्त रखा हुआ था जिस पर एक 50-55 साल की औरत चौक रंग का जोड़ा पहने फुल मेकअप करके मुंह में पान दबाए आड़ी सी तख्त पर बैठी हुई थी। मुझे देख उठकर बैठ गई। मैं डरी सहमी नजरों से उस आंगन को देख रही थी जहां मुझे परफ्यूम की तेज खुशबू आ रही थी। मुझे मेरा बाप उस तख्त पर बैठकर औरत के पास ले गया और मेरा हाथ उसके हाथ में थमा दिया। तख्त पर बैठी औरत ने मुझे बड़ी तेज नजरों से सर से पैर तक देखा, फिर अपने पास रखे उगालदान में पकड़े। पहले उसमें पान की पिचकारियां मारी, फिर मेरे सौतेले बाप की लड़की को देखने में हीरा मेरे कोठे को 4 चांद लगा देगी। मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। फिर नीलू नीलू पुकार कर एक लड़की और अपने पास बुलाकर कहने लगी, इसे अपने साथ ले जाओ और नाच गाना सिखाना शुरू कर दे। वह नीलू नाम की लड़की मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई। मुझे नाचने गाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ यह काम मार मार कर सिखाया गया। 6 महीने बाद मेरा पहला मुजरा करवाया गया और उसके बाद मेरी बोली लगनी शुरू हुई। मैं 16 साल की भी नहीं थी जब मेरी इज्जत को लूट लिया गया। मैं बहुत रोई तड़पी, लेकिन यहाँ बेदर्द लोग थे जिनके पास दिल नहीं था। पत्थर था पत्थर। मुझे रोजाना राम जी पूजा आचार्य करने की आदत थी। मैं पूजा करना नहीं छोड़ती थी। रो रो कर राम जी से अपनी इज्जत की हिफाजत की प्रार्थना करती थी। पहली बार मैंने वहाँ के अंधेरे में भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई थी। मुझे उस औरत ने बहुत मारा था। मेरे जिस्म और चेहरा नीला कर दिया था।
उसके बाद तो मैंने यह जुर्त नहीं की थी कि, लेकिन मुझे उस काम से नफरत थी। मैं हर वक्त यहाँ से निकलने के बहाने तलाश करती थी। 1 साल बाद मुझे मुर्दों के साथ भेजा दिया, जो कि इस ताफियात के पुराने ग्राहक थे, जो मुझे सुबह वापस उसी कोठे में छोड़ जाते। वह आदमी भी मुझे कई बार यहाँ ला चुका था। मैं कहती कि उसे शराब बहुत ज़्यादा पिला देती थी, इतनी ज़्यादा कि उस आदमी जैसे नशे में चल जाता। इसलिए कभी तो ऐसा होता कि उसकी हफ्स का निशाना बनने से बच जाती। जब वह सुबह जागता तो कहता, मुझे तो रात की कोई बात याद नहीं है। तो मैं कह देती थी, मुझे तो याद है। पैसे वसूलन तो आप लोग नशे की हालत में भी जानते हो। मैं यह बात तो कुछ अदा से कहती कि वो यकीन कर लेता। जिस जगह की मैं बासी बन चुकी थी, मैं जानती थी कि यहाँ कल की वजह से कभी इस दलदल के निकल पाऊंगी, वरना तो मेरे लिए यह मुमकिन नहीं था। मैं यह दर्द 3 साल बर्दाश्त कर रही थी। मैं उस विश्वास जीत चुकी थी। कई बार मुझे बंगले वाले भी अपने साथ ले जाते थे, फिर मेरा मुजरा देखकर खुश होते और फिर अपनी रात की रंगीनी पूरी करते। पहले पहले तो मैं दलाल मेरी रखवाली के लिए भेज जाता, लेकिन अब मुझ पर भरोसा जम चुका था। उन्हें लग गया था कि मैं आदी हो चुकी हूँ, लेकिन नहीं, मुझे भागना ही था। मुझे इस पापी काम से नफरत थी जिसमें मैं फंस चुकी थी, इसलिए मुझे आज मौका मिला था। मैं जल्द से जल्द सीढ़ियाँ उतर कर, उस वक्त रात 3 बज रहे थे, मैं अपने साथ चहला ढाप के कोई दुपट्टे में लेकर आई थी। जब भी चेहरा ढाप कर की बाहर निकली, मुझे मैन रोड से रिक्शा मिल गया। मैंने रिक्शा लिया और सीधा बस अड्डे पर पहुंच गई। उसी वक्त एक बस सोलापुर जाने के लिए तैयार थी, इसलिए मैंने सोलापुर का ही टिकट खरीदा। मुझे जल्द से जल्द मुंबई छोड़ना था। बस में बैठकर मुझे अंदर ही अंदर एक डर सता रहा था कि कहीं मैं पकड़ी न जाऊं, क्योंकि उन लोगों के हाथ बहुत बड़े थे। क्या खबर कि अब भी कोई मेरी ताक पर बैठा हो, मुझे चुटकियों से पकड़कर वापस उसी तफात में ले जाए। चेहरा ढाप कर रखने में भी मुझे अपना चेहरा खुला हुआ लग रहा था, जैसे मुझे कोई इस हुलिये में भी पहचान जाएगा। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही डर रही थी। मेरा दिल खौफ के मारे फड़फड़ कर रहा था। बस जब तक चल ना पड़ी, मुझे अपनी जान सूली पर लटकी हुई महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैं मुंबई से दूर जा रही थी, मेरा रुका हुआ सांस बहाल होता आ रहा था। सोलापुर पहुंचकर मैं खुद सुकून में हुई। जैसे ही मैं बस से उतरी, वहां रिक्शा और टैक्सियां खड़ी थी। जब मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरा पास तो कुछ भी ना था, पैसे बस इतने ही थे कि मैं बस की टिकट खरीद लेती। उस आदमी के बटुए से बस इतने ही निकले थे जिससे फ्लैट में से निकाल कर भागी थी। बहुत से रिक्शा टैक्सी वाले मुझे पूछने लगे कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने कहा, बस मेरा पैदल का रास्ता है। सुबह का वक्त था, मुझे भूख लगी हुई थी, मगर मेरे पास पर्स बिल्कुल खाली था। मैं बिना किसी मंजर का इरादा किए एक तरफ चली गई। मैंने बाएं देखा, दाएं देखा तो गलियों में बहुत से घर बने हुए थे। मैंने सोचा किसी घर की घंटी बजाकर कहती हूँ, मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे काम के लिए रख ले ताकि मैं इज्जत की ज़िंदगी की शुरुआत कर सकूँ। मैं एक गली के अंदर दाखिल हो गई। चंद घरों में पूछा भी, लेकिन उन्होंने काम देने से इनकार कर दिया। अभी कुछ ही दूर गई थी, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक आदमी वाकई मेरा पीछे आ रहा था। देखा भी मुझे ही रहा था। मैं तेज़ी से कदम आगे बढ़ने लगी तो उस आदमी ने मुझे पुकारना शुरू कर दिया। कहने लगा, रुको, मेरी बात तो सुनो। मुझे लगा कि शायद मुझे ये आदमी पहचान चुका है। शायद यह उसी औरत को भेजा हुआ था, कोई जासूस। इसलिए पहले मैं भागने लगी। वह कहने लगा कि उसे एक नौकरानी की सख्त ज़रूरत है। वह सुन चुका था कि मैं लोगों से काम मांग रही हूँ। मेरे कदम वहीं रुक गई। वह आदमी मुझे चंद कदम पीछे था, इसलिए तुरंत मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुझे अपने घर के लिए एक नौकरानी चाहिए, लेकिन दिन रात के लिए। मगर मैं उस इलाके का रहने वाली नहीं थी, बस यहाँ किसी काम में आया था। आपको क्या मांगते देखा तो सोचा कि आप जरूरतमंद लड़की हैं। इस आदमी को गौर से देखने लगी। पता नहीं सच बोल रहा था कि नहीं, लेकिन एक सच भी था। मुझे उस वक्त काम की बहुत ज़रूरत थी। मैंने कहा, आप कहाँ रहते हैं? कहने लगा, कुछ फासले पर मेरा घर है।
अगर आप मेरे साथ चले तो मैं आपको घर दिखा देता हूँ। कुछ देर में यह सोचकर रही कि क्या करूँ क्या न करूँ, फिर सोचा कि चल ही जाती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, दिखाइए कहाँ पर है आपका घर। वो मेरे साथ साथ चलने लगा। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब उसने मेन रोड पर पहुंचकर एक टैक्सी वाले को रोका। उस अपने घर का पता समझाने लगा। क्या यह यहाँ करीब में नहीं रहता? मुझे कहने लगा, आप टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ जाइए। अब तो मुझे उस पर कुछ शक सा होने लगा था। मैं बैठते ही कुछ हिचकियाँ सी रहने लगी। यह ना तो किसी आसमान से गिरी हुई खजूर की अटकी वाली मिसाल हो गई, कहीं यह मेरे साथ कुछ गलत न कर दे। वह शायद मेरे खौफ को समझ गया था। कहने लगा, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मेरा भरोसा करें। मुझे वाकई एक नौकरानी की ज़रूरत है। मैं न जाने क्यों टैक्सी में बैठ गई, शायद इसलिए कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए सोचा खुद को किस्मत पर छोड़ देती हूँ। मैं टैक्सी में बैठ गई। 15 से 20 मिनट चलने के बाद टैक्सी एक घर के पास जाकर रुक गई। मैं नीचे उतर गई। उस आदमी ने भी टैक्सी वाले को पैसे दिए और मुझे एक घर में ले गया। दूसरा हैरत की झटका मुझे यह देखकर लगा, उस घर में उस आदमी के अलावा कोई भी नहीं था। अब तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा कि मुझे वहाँ काम नहीं करना जहाँ कोई औरत ना हो। वह कहने लगा, मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरे घर वाले गांव में रहते हैं। देखिए मेरा बात सुनिए, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ। आपको मुझे कभी मसला नहीं होगा। आप सब सफाई, कपड़े धुलवाई, खाना वगैरह सब बना दीजिएगा। मैं रात को 10 बजे ही लौटूँगा। उस वक्त बेशक आप दूसरों कमरे में चले जाएँ, यहाँ जहाँ तो कमरा लोग रखे, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं क्यों उसकी बात एतबार करती। मैंने साफ इनकार कर दिया। वह खामोश सा हो गया। कहने लगा, मैं आपको अच्छी तनख्वाह भी देने को तैयार हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे काम नहीं करना। यह कहकर मैं वापस बाहर निकल गई। उस वक्त दोपहर हो चुकी थी। वह इलाका भी सुनसान था। मैं बाहर तो आ गई थी, लेकिन मसला फिर वही था कि मैं अब कहाँ जाऊँ। अभी सीधा ही जा रही थी जब मेरे पास एक गाड़ी खड़ी हुई। उसमें चंद वह नशेड़ी और बदमाश किस्म के नौजवान बैठे थे। उसमें एक ने कहा, पीछे का दरवाज़ा खोलो और लड़की को ज़बरदस्ती अंदर बैठाओ। मैं यह सुनकर वापस भाग गई। वहाँ गाड़ी मेरे पीछे आने लगी। मैं भागती उस घर के पास पहुँच गई और दरवाज़ा पीटने लगी। मैंने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बजाया कि चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, मुझे बचा लो। गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई थी। उसमें से एक नौजवान बाहर निकला। मैं फिर से दरवाज़ा बजाने लगी। जैसे ही वह नौजवान मेरे पास आया, दरवाज़ा खुल गया था। वो नौजवान मुझे हैरत से देख रहा था। मैं बुरी तरह से होश खो चुकी थी और फ़ौरन घर के अंदर चली गई। उस नौजवान के पीछे छुप गई। मैंने कहा, यह लोग मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाना चाहते हैं। बाहर खड़ा नौजवान कहने लगा, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना बहुत पछताओगे। उस गाड़ी से बाकी के 2 नौजवान भी उतरकर घर के पास आ गए, लेकिन वह नौजवान बड़े सुकून के खड़ा था जिसके पीछे मैं छुपी हुई थी। कहने लगा, अपनी सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ और दोबारा मुझे इधर उधर नज़र मत आना, वरना जो हाल मैं तुम लोगों का करूँगा अपनी शक्ल भी पहचान नहीं पाओगे। उसके बाद उस नौजवान ने जेब में से एक कार्ड निकाल कर उन्हें दिखाया। वह नौजवान एक पुलिस इंस्पेक्टर था। कार्ड देखकर वह बदमाश किस्म के नौजवान फौरन भाग गए। उनकी गाड़ी दूर जा चुकी थी। वह आदमी पीछे की तरफ पलटकर मुझे देखने लगा, अपना कार्ड जेब में डाला और मुझे कहने लगा, अब वह लोग जा चुके होंगे, आप चाहे तो जा सकते हो और कहे तो मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ, लेकिन मेरे पास सवारी नहीं है। मैं शर्मिंदा सी होने लगी। वह वाकई एक अच्छा इंसान था, फिर एक पुलिस ऑफिसर भी था। मैं जितना उसके घर पर सुरक्षित रह सकती थी शायद कहीं नहीं, और मेरी हिफाजत ना हो पाती। मैंने कहा, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं भी गांव से आई हूँ, वो मुझे नौकरी की तलाश है, यहाँ मुझे रहने की भी जगह नहीं मिल सके। मैंने भी एक झूठ बोल दिया क्योंकि सच सुनकर वो मुझे बुरी तरह समझता, शायद नौकर भी ना रखता। उसके घर काम करने लगी। वह वाकई सुबह उठते ही
घर से चला जाता था, फिर रात को 10-11 बजे ही लौटता था। मैं पूरा दिन अकेली ही होती थी, घर का इतना काम भी नहीं होता। उसके आने से पहले ही खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती थी। उसका खाना तैयार होता था, वह खाकर बाकी का फ्रिज में रख देता था। जब मैं सुबह उठती तो तब वह जा चुका होता। किचन में पकाने का सारा सामान मौजूद होता था। मैं बार में सुबह कमरे से बाहर आई तो मुझे उसके कमरे में हाय हाय की आवाज़ आ रही थी। मतलब वह घर पर अकेली थी, लेकिन यार क्यों आ रहा था? पहले तो मैंने सोचा जाकर देखती हूँ, फिर सोचा पता नहीं मेरे बारे में क्या बोलेगा, क्यों मैं उसके कमरे में चली आई हूँ। मैं किचन में चली गई, लेकिन वह लगातार करार रहा था। फिर किचन में खड़े मुझे एक ऐसा ख्याल आया कि मेरा दिल दहल सा गया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागकर उसके कमरे में गई। वह एक पुलिस इंस्पेक्टर था कि कहीं उसे गोली न लगी हो, इस ख्याल में मुझे बेकरार सा कर दिया था। लेकिन जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो बेड पर लेटा हुआ था, हाय हाय कर रहा था। मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें बंद थी, लेकिन शायद गोली नहीं लगी थी। मैंने पूछा, आप आज घर पर ही? तब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी बात सुनकर उसके जरा से भी आंखें खोलने कहने लगा, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मुझे चाय बना दे। वह बहुत धीरे से बोला। मैं वापस किचन में आ गई, अपने और उसके लिए नाश्ता बनाया। अपना नाश्ता किचन में ही रहने दिया और उसका नाश्ता उसके कमरे में ले गई। वह बेड के साथ टेक लगाए बैठा था। मैंने नाश्ते की ट्रे रखी, बाहर चली गई। दोपहर को उसके लिए सूप बना दिया। 2-3 का उसका ख्याल रखती थी। इसी बीच हमारी कुछ बातचीत भी होने लगी थी। कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने बीमारी में मेरा ख्याल रखा हुआ है। आदमी बहुत अच्छा था। मुझे अब उसके खौफ महसूस नहीं होता था, बल्कि एक कवच का महसूस होता था। वह मुझे अपने घर वालों की बातें भी करने लगा था। मुझे पूछता कि कहाँ रहती हूँ, मेरे कितने भाई बहन हैं। मैं उसे झूठ सब बोलती गई। एक बार रात को 12 बज गई, लेकिन वह वापस न आया। मुझे आपकी उसकी फिक्र होने लगी। पुलिस वाली नौकरी में हादसे का होना अनहोनी सी बात होती है, इसलिए मुझे बस बसे सताने लगे। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। मुझे उसके होने से एक सुरक्षा कवच का एहसास होता था। मुझे जब बेचैनी सी होने लगी तो मैं राम जी की प्रतिमा करने बढ़ने लगी, उसकी ज़िंदगी की भीख मांगने लगी। रात के 2 बज गए थे, लेकिन वह वापस नहीं आया था। मेरी जान निकली जा रही थी। मैं रोने लगी, मैं कहाँ जाऊँगी? रात के 2:30 बज गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मैं तेज़ी से बाहर गई, क्योंकि बाहर की चाबी उसके पास ही होती थी। वह खुद ही अंदर आता था। लेकिन जब मैंने उसे जख्मी हालत में देखा तो मैं परेशान सी हो गई। उसके चेहरे पर चोटें लगी हुई थी, वह कुछ लंगड़ा कर भी चल रहा था। मैं अशक भरी आंखों से उसके साथ लग गई। कहाँ थे आप? मैं कब से परेशान हूँ। एक ही सांस में मैं जाने कितने सवाल कर गई थी। वह मुझसे कुछ पीछे हट गया तो मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी ही ऐसी, आप परेशान मत हुआ करे। यह कहकर वह लंगड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे अपनी इस हरकत पर अफसोस होने लगा था। ठीक है, मैं परेशान थी, लेकिन अनजाने में जो कर गई वो गलत था। मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मुझे खुद पर अफसोस होता रहा। सुबह जब मैं कमरे से निकली तो सामने टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मुझे देख कर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आइए बैठिए, नाश्ता कीजिए, मैंने आपके लिए न बनाया है। मैंने कहा, आपको इतनी चोटें लगी थी तो आपने क्यों सब बनाया? मुझे कहने लगा, किस हक से? उसके इस सवाल पर चुप सी रह गई, लेकिन वह बहुत संतुष्ट और मुझे देख रहा था। कहने लगा, यहाँ बैठिए, मुझे आपके बात करनी है। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने मेरे लिए चाय मेरे कप में डाली और मेरे आगे कर दी। पहले आप नाश्ता कर ले। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से नाश्ता करने लगी। वह मुझे ही देख रहा था। जब मैंने नाश्ता कर लिया तो तब कहने लगा, मुझे आप अच्छी लगती हो और मैं आपको चाहने भी लगा हूँ। मुझे नहीं लगता अब एक घर में रहकर आपसे दूर रह पाऊँगा, इसलिए बेहतर यह है कि मैं आपसे शादी कर लूँ। मेरे घर वालों की तरफ से मुझे अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा हक हासिल है। अब आप बताइए, मैं कब आपके घर वालों से मिल सकता हूँ? इस सवाल पर तो मेरे रंग उड़ने लगा। मैंने एक और झूठी कहानी शुरू कर दी। मैं घर से भाग कर आई हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरी शादी एक बदमाश से करना चाहती थी। वह अब मेरी बात खामोशी से सुन रहा था। फिर कहने लगा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम आज ही शादी कर लेते हैं। मैंने उससे अपनी रजामंदी दे दी। मैं बहुत खुश थी। आखिरकार मुझे इज्जत की
जिंदगी मिलने वाली थी। उसकी आरज़ू बहुत थी लड़कियों के दिलों में होती है, लेकिन इस ख्वाहिश को दिल में रखे हम लोगों ने उम्र बीत जाती है, लेकिन कोई भी हमें ऐसी इज्जत नहीं देता। अगर मैं उसे बता देती तो मैं कौन हूँ तो मुझे नफ़रत करता, मुझे शादी भी नहीं करता। हमारी शादी भी हो चुकी थी, मैं उसके साथ बहुत खुश थी, वह भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। लेकिन शायद हम जैसी लड़कियों की खुशियों की मुद्दत बहुत कम होती है। एक दिन घर पर आया तो मुझे परेशान लगा, कहने लगा जल्दी से तैयार करो, हमें यह छोड़कर जाना पड़ेगा। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा अभी वजह बताने का वक्त नहीं है। मैं तैयार हो गई। हम लोग शोलापुर से कोल्हापुर चले गए। वहाँ पर एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। मैंने अपने पति से बहुत बार यहाँ आने की वजह पूछी, लेकिन उसने कहा मेरी नौकरी ही कुछ ऐसी है, लेकिन न जाने क्यों वह अब परेशान सा रहने लगा था। मैं उससे बातें करती रहती, लेकिन वह न जाने कहाँ खोया रहता था। एक बार बाहर दरवाज़ा बजा, दोपहर का वक्त था। मेरा पति उस वक्त घर पे नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ औरत खड़ी थी जिसके कोठे पर मैं धंधा करती थी। उसे देखकर मेरा दिल कांप गया। मेरी बदकिस्मती ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वह मुझे मारते हुए अपने साथ ले गई। मैं रोती बिलगलाती उसकी मिन्नतें करती रही, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मैं वापस कोठे में पहुंच गई थी। मुझे उस औरत ने बहुत मारा। यहाँ आने के बहुत सारे रास्ते, लेकिन जाने का बस एक ही रास्ता था और वह थी मौत। मैं रोती रही। मेरे दर्द भरे दिल फिर से शुरू हो गए थे, लेकिन जो कुछ मेरे साथ रात को हुआ इससे बेहतर था कि मैं मर जाती। मेरे कमरे में दाखिल होने वाला मेरा ग्राहक मेरा पति था। उसे देखकर मुझे लगा वह मुझे लेने आया है, लेकिन उसके पीछे से मुस्कुराती हुई कोठे की मालकिन औरत को देखकर मैं ठिठक सी गई। वो अंदर आकर बोला कि तुम क्या समझती थी तुम फ्लैट भाग जाओगी और मुझे खबर तक नहीं होगी। मैंने इसे तेरे पीछे जासूसी पर लगाया था। यह तेरे पीछे साई की तरह था। तेरी बस में भी, तू जहाँ नौकरी लेने चाहती थी वहाँ पर भी यह हमारे कहने पर ही घर पर लेकर गया था। मुझे नौकरी भी हमारे कहने पर ही दी थी। यह कोई पुलिस वाला नहीं है। यह सुनकर मेरा जी चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतना बड़ा धोखा दिया था उसने मुझे। वह चुप था, मेरे सामने खड़ा था। मैं उसके पास चली गई। मैंने कहा तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मुझे उसी वक्त यहाँ से ले जाते, मुझे इतना दुख ना होता। मैंने मुर्दों का बस एक ही रूप देखा और वह था हवस का मारा दरिंदा जैसा मर्द। लेकिन मुझे तुझे देखकर मेरी सोच बदल गई थी। मुझे लगा मर्द इंसान भी होते हैं, शरीफ भी होते हैं। तुम्हारे रूप में जिस मर्द को मैंने देखा था मुझे उससे मोहब्बत सी हो गई थी। काश तुम मेरे सामने ना आते, तुम मेरे सामने कभी ना आते, ताकि मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत बाकी रहती। मेरे रोने पर बातें सुनकर वह भी बहुत चुप था। कुछ भी देर बाद पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ आई। उस औरत का रंगत उड़ने लगी, कहने लगी ये कहाँ से आ गई? मेरे पति ने कहा पुलिस को मैंने बुलाया। पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उसने जेब से शादी की फ़ोटो निकाल कर दिखाई और कहने लगा कि यह मेरी पत्नी है और इसे लेने आया हूँ। इस औरत ने मुझे चोरी छुपे मेरी पत्नी को अगवा किया और यहाँ लाई है। वो औरत हैरान व परेशान होगी, कहने लगी क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन पुलिस उस औरत को अपने साथ ले गई। वह मेरे पास आकर कहने लगा कि मैं एक जासूस हूँ, पैसे लेकर जासूसी करता था। पुलिस वालों से भी मेरी अच्छी दोस्ती है, वह जान पहचान थी क्योंकि मैं उनके लिए जासूसी करता था। मुझे इस औरत ने तुम्हारी जासूसी पर लगाया था। मैं सब कुछ पैसे के लिए कर रहा था, लेकिन न जाने कब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुमने मेरी बीमारी में मेरा ख्याल रखा, मेरे शकत देकर तुम परेशान हो गई। उस दिन मैं भी रात भर सो नहीं पाया था। मैंने सोचा कि तुम्हें मुझे कोई बात नहीं बताई है। तुमने अगर ये पाप किया तो मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि मजबूरन और जबरन किया गया। इसलिए सोचा कि एक शादी ही ऐसा रास्ता है जिसमें मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल सकता हूँ। अब तुम मेरे साथ इज्जत की ज़िंदगी जी सकती हो बिना किसी डर के। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।